वेलकम टू हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक ठाक? यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज कवर कर लिया है। दैट इज हमने ओवरहेड चैप्टर और कॉस्ट शीट को यूनाइट कर दिया है, राइट? एक हो गए हैं वो दोनों। अब हम इस ऐसे चैप्टर में हैं जो लगभग सारी कॉस्टिंग को एक तरफ ले आएगा। नाउ रिकंसिलेशन का चैप्टर, कॉस्ट शीट का चैप्टर, आपका अभी आने वाला मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन या बहुत कुछ और, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटेड कॉस्टिंग, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। मतलब एक को करते ही बाकी सब कुछ अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड चैप्टर्स। तो मैं जो आपको सीक्वेंस में करा रही हूँ, ये वो सीक्वेंस है जो परफेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो वी आर डूइंग नाउ अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने क्या सीखा, जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये बात मैं हर क्लास में रिपीट कर रही हूँ। आप बोलेंगे मैम हर बार क्यों रिपीट कर रहे हो? आई जस्ट वांट कि कहीं आप कोई कॉन्सेप्ट की पिछले कॉन्सेप्ट से लिंक ना छूट जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट किया, उसको पिछले से टकअप कर दिया, फिर दूसरा हमने कॉन्सेप्ट किया, पिछले वाले से टकअप कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और पिछले वाले से टकअप करते जा रहे हैं ताकि वो पूरी एक फ्लैट चेन बन जाए, राइट? सो अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है, फिर से ध्यान सुनिए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, उनके सारे एक्सपेंसेस देखे, उन सभी एक्सपेंसेस को हमने फिला दिया, राइट? वी हैव स्प्रेडेड देम। वो सारे के सारे स्प्रेड हो गए किसमें? डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट्स में। फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट खर्चे उठा के प्रोडक्शन पे डाल दिए, तो प्रोडक्शन पे डाल गए। अब प्रोडक्शन को हमने किसी क्राइटेरिया के ऊपर अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब वी हैव डिवाइडेड देम ऑन सम बेस, सम गुड बेस जो उस डिपार्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को सूट करता हो, उस डिपार्टमेंट के ऑल एट्रीब्यूट्स को सूट करता हो, तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड भी हो गया, एक रेट निकलाया। अब उसके बाद क्या होना है कि जैसे ही एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा हम उसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे। जैसे अपने अपने एक ऑर्डर का प्राइसिंग निकाला कि एक ऑर्डर या एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग निकालना है, तो उसके ऊपर कितने लेबर, सपोज लेबर आ रहे हैं मशीन आर से, तो हम मल्टीप्लाई करते गए एंड वी गॉट फाउंड द टोटल कॉस्ट। और अगर सेलिंग प्राइस ढूंढना तो प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, राइट? सो सेम काम हमने कॉस्ट शीट में भी किया था, सेम आज हमने अभी भी किया है। अब हम सीखने जा रहे हैं ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन। ये ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन क्या चीज है? तो देखो बच्चों, हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था। एब्जॉर्प्शन रेट वाज बजटेड ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था बजट वर्ड दो जगह से बनता है, या तो पास्ट के डेटा से या फ्यूचर फोरकास्ट से, राइट? सो इन दोनों से हमारे बजट्स की डेफिनेशन होती है। अगर मैं इस साल के लिए बजट बनाऊंगी तो ऑब्वियसली या तो मैं अपने पास्ट को देखूंगी या मैं कुछ फोरकास्ट करूंगी, ओके? सो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस, जो भी बेस था, मशीन, मटेरियल, वेजेस या मशीन आर, लेबर आर, जो भी आपका बेस था उससे आपने डिवाइड कर दिया, एक रेट निकलाया था। अब जैसे सपोज करिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आई गिव यू सिंपल सा एग्जांपल। सपोज करिए कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सबको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो खर्चे होते ही नहीं मैम। अरे बेटा, इनके पास जितने खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स भी बहुत सारे होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, तो जो आपको मटेरियल मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वो हो गए। डायरेक्ट वेजेस, वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके डायरेक्ट वेजेस हो गए। मगर इसके अलावा ओवरहेड्स बहुत सारे हैं। जैसे कि इन ऑनलाइन क्लासेस में भी ओवरहेड्स बहुत सारे हैं। आपके सारे के सारे सर्वर्स के खर्चे, इतना ह्यूज एक्सपेंसेस सर्वर के, राइट? ब्रॉडकास्टिंग खर्चा हो गया, जो आपके मीडियम्स यूज़ हो रहे हैं इन सबको आप तक पहुंचाने के लिए, उन सब के खर्चे, रेंट हो गए, स्टाफ हो गया, वीडियो एडिटर्स हो गए, साउंड एडिटर्स हो गए, राइट? देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व हियर एंड दे आर ऑल ओवरहेड्स। बिकॉज आई एम अ डायरेक्ट लेबर, यू कैन आइडेंटिफाई मी विद योर सेल्फ बट नॉट विद द वीडियो एडिटर। आपको पता ही नहीं किस वीडियो एडिटर ने वीडियो एडिट किया है। सो पॉइंट इज कि ये सारा खर्चा, दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। सो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेनली सपोज मैं ऑनलाइन की बात करूं, सपोज उसके पास बजटेड ओवरहेड्स आते हैं 20 लाख, राइट? उसके बजटेड ओवरहेड कितने? 20 लाख। अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हम कहते हैं व्हाट इज द नंबर स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने सब्जेक्ट्स ज्वाइन करेंगे, वो देखते हैं। तो हमारे पास, हमारे यहाँ पर दिखते हैं हमारे को, सपोज देर विल बी 500 स्टूडेंट्स
will be attending 2 subjects. That means 1000 is the base. So मैंने एक रेट निकाल लिया. रेट इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइड बाय 1000. इसका मतलब 2000 पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट. तो आपका पर स्टूडेंट सब्जेक्ट तो सिर्फ ओवरहेड्स का आ गया. जो टीचर लेगा वो तो अलग है ही है, जो टीचर लेगा वो तो अलग है ही है, जो आपके ऊपर मटेरियल मिलेगा वो तो है ही है, जो आपके साथ डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है वो तो होना ही होना है. बस साथ में जो ओवरहेड आपके हर सब्जेक्ट के लिए एडेड होगा दैट वुड बी 2000 पर स्टूडेंट सब्जेक्ट. राइट. अब सपोज करिए आपने ज्वाइन किया. अगर आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और आप मुझे फीस दे रहे हैं, सपोज आपने फीस दिया 15,000. अब आपने अगर मुझे 15,000 फीस दी है तो उस 15,000 में ऑब्वियसली जीएसटी तो होगा ही होगा. आपके जो मटेरियल कॉस्ट थी वो तो है ही है, जो टीचर्स को मिल रहा है वो तो मिलना ही मिलना है. साथ में मेरे को 2,000 रुपये इंस्टीट्यूट को अब 2,000 रुपीज़ मिले. किस लिए? एज अ रिकवरी ऑफ ओवरहेड. इसीलिए एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं? रिकवरी. राइट. सो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होगा जो रेट 2000 आपने ज्वाइन किया, राइट, इनटू एक्चुअल बेस. जितने एक्चुअल स्टूडेंट सब्जेक्ट ज्वाइन करते जाएंगे हमारे पास 2000 रिकवर होना शुरू हो जाएगा. आई मीन टू से, एक बार दोबारा से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ. मैंने अपने सारे ओवरहेड एस्टिमेट किए, एक रेट निकाल लिया. रेट मैंने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड कर लिया था. अगर हमसे कोर्स पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये टीचर्स की कॉस्ट है, राइट. ये ओवरहेड का पोर्शन है विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2000. फिर ये टोटल कॉस्ट आया, फिर उसके बाद प्रॉफिट होगा, उसके बाद हमारा टैक्स लगेगा और उसके बाद सेलिंग प्राइस डिटरमिन होगा. राइट. सो जो भी कुछ आप दे रहे हो उसमें पहले, अब उल्टा चलेगा ना, सर्विस टैक्स में से पहले सेल्स में से सर्विस टैक्स कटा, फिर थोड़ा सा मार्जिन, हार्डली 200-500 रुपीज़ आपका पर स्टूडेंट का प्रॉफिट हुआ कंपनी को. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आया? नेक्स्ट स्टेप ये आया, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, आपके पास जो लेबर का पेमेंट हो रहा है, और साथ में इस कंपनी को 2000 रुपीज़, वो जो सारे वीडियो एडिटर, सर्वर, ये वो जो कॉस्टिंग थी वो सारा मिलाकर 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आ गया. अब ए ने ज्वाइन किया, ए से आ गया, बी ने ज्वाइन किया, बी से आ गया, सी ने ज्वाइन किया, सी से आ गया. ऐसे बच्चे ज्वाइन करते गए और वो सारे के सारे खर्चे हमारे पास रिकवर हो रहे हैं. रिकवर क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. राइट. इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बना? रेट दैट इज 2000 इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने आए. तो सपोज करिए हमारा रेट तो 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट था, बट एक्चुअली में हमारे पास 450 बच्चों ने ज्वाइन किया और सब ने ऑन एन एवरेज 2 सब्जेक्ट नहीं ज्वाइन किया, 1.5 एवरेज ज्वाइन किया. अगर 1.5 एवरेज ज्वाइन किया, सो लेट मी सी माई कैलसी. सो क्या हुआ बेटा? सो 2000 इंटू 450, 2000 हर बच्चे से रिकवर हुए और हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट कितने हैं? लगभग एवरेज 1.5 सब्जेक्ट ज्वाइन किया. 1.5 कैसे हो सकता है मैम? किसी ने 2 किया है, किसी ने 3 किया है, किसी ने 1 किया है, किसी ने 1 किया, फिर किसी ने 2 किया. करते कराते हमारा एवरेज 1.5 पर क्रिस्टलाइज हो रहा है. सो दैट मीन 675 स्टूडेंट सब्जेक्ट्स हैं और हर बच्चे से हमारे पास 2000 रुपीज़ रिकवर हुए. दैट इज 13,50,000 रुपीज़ रिकवरी हुई. राइट. बट जब मैंने एक्चुअल ओवरहेड्स देखे, so to my amazement they were not 20 lakh, rather they were 22 lakh. खर्चा बढ़ गया भाई, क्या कर सकते हैं. सो इसको हम कहते हैं, अब ये बताइए एब्जॉर्ब कम है कि ज़्यादा है? एब्जॉर्ब मैम कम है. सो इसको कहेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज अंडर एब्जॉर्प्शन? जहां एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम हो, जहां एब्जॉर्प्शन कम हो. सो दिस इज 8,50,000. कैसे निकाला? दिस इज एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. राइट. मतलब कि हमारी रिकवरी जो हम बच्चों से की है वो 8,50,000 कम हुई है. ओके. सो हमने देखा कि हमारे फॉर्मूलाज कौन कौन से बने. अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, सो लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला. सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बना था एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, पहला फॉर्मूला.
फिर दूसरा हमने सीखा दैट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज इक्वल टू रेट इनटू एक्चुअल बेस. ओके, फिर देन अंडर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, हाँ जी, अंडर एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? आई नो दैट अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? तो क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, राइट? सो this is my under absorption. ये लीजिए जी. ओके, सो ये आ गए मेरे पास अंडर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला. ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज बन गए. सो एब्जॉर्प्शन रेट, देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, और उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. सो अब इस अंडर एब्जॉर्प्शन का होगा क्या मैम? देखो बेटा, जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, जो कुछ भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, उसका क्या किया जाएगा? उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. 1, अगर एबनॉर्मल रीजन है, अगर एबनॉर्मल रीजन है, मतलब कि अब आप देखेंगे कि अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ क्यों. अब हमारी कंपनी में स्टूडेंट्स 500 सोचे थे, 450 आए, या हमने सोचा दो सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे, उन्होंने किया 1.5 सब्जेक्ट. तो हमारे लिए तो हर तरह से घाटा है, मुसीबत है, अच्छा नहीं है ना. यस मैम. सो हमने ढूंढा क्यों है ऐसा. अब बोलते मैम एबनॉर्मल रीजन है. देखो क्या हुआ कि इस बार कहीं कुछ डिक्लेरेशन आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों ने कम ज्वाइन किया, राइट? तो दिस विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल है जी, हर बार नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे. पर दूसरा कुछ होता है मैनेजमेंट की इल प्लानिंग. कभी कभी क्या हुआ कि पहले कोई सब्जेक्ट के लिए कोई और टीचर अनाउंस हुआ था, बाद में कोई और हो गया. या फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कर सकते हैं. सो दिस इज, अगर कहीं पे इल प्लानिंग की वजह से नुकसान हुआ है, सो इट विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल अगेन, क्योंकि हमें मान के चलेंगे कि मैनेजमेंट ये गलतियां दोबारा बार बार नहीं करेंगी. बट कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में ओवरऑल मंदा आ रखा होता है, बिजनेस साइकिल और सीजन, राइट? ओवरऑल बिजनेस में मंदा चल रहा है, तो ऐसे को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. आज हमारे पास मंदा है तो कल अच्छा भी होगा, है ना? आज दुख है तो कल खुशी भी होगी. ये हम सोच करके इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ताकि अगली बार जब खुशी हो, मतलब कि ओवर एब्जॉर्प्शन हो, तो हम सेट ऑफ कर सकें. नेक्स्ट, अगर सब कुछ नॉर्मल है, बट वो इस नॉर्मल इन्फ्लेशन की वजह से है जी, सबके लिए वाटर का रेट बढ़ गया है या सबके लिए बिजली का बिल बढ़ गया है, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे बेटा? हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यूनिट सोल्ड, देखिए ये चीज़ एजुकेशन में तो पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं मैं उनके पास नोटिफिकेशन भेजूँ, बेटा देखो हमारे यहाँ अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया है तो आप सब बच्चे और फीस भरिएगा. बोलेंगे पागल है क्या, हम क्यों थोड़े भरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा. सो एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है. हाँ, बट क्या होता है कि जहाँ हम नॉर्मल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बातें करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों के रेट चेंज हो सकते हैं. सो यूनिट सोल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड स्टॉक, इन सब के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक के अंदर हम उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे. जो कॉस्ट ऑफ मतलब यूनिट सोल्ड के बेसिस पे होगा, तो दे विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? यूनिट सोल्ड के ऊपर जो कुछ भी है वो कहाँ ऐड हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो रहा है. और जो वर्क इन प्रोग्रेस का है वो कैसे ऐड हो रहा है, यू आर एडिंग इन वर्क इन प्रोग्रेस, and finished goods you're adding in the finished goods value, right? So ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना है, चाहे तो पॉज करके बनाइएगा, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा एनालिसिस आ गया. अब अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का फ्रॉम बेस टिल एंड हमने सब काम किया. अभी क्या हुआ दोबारा देखिएगा, सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट थी,
हमने उनको डिपार्टमेंट में फैलाया, सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन पे डाला, प्रोडक्शन का टोटल निकाला, प्रोडक्शन को एक डिवाइड पे बेस किया, एक एब्जॉर्प्शन रेट निकला, फिर हमने उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में उसको एब्जॉर्ब कर दिया, हर प्रोडक्ट बिकता गया, हमारे पास हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब होते गए होते गए होते गए होते गए, मतलब हमारी रिकवरी हो रही है कि खर्च तो हमने कर दिया है, चल रहा है, अब हम अपने प्रोडक्ट से रिकवर कर रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट बनता जाएगा बिकता जाएगा, बनता जाएगा बिकता जाएगा, हमारे ओवरहेड्स रिकवरिंग शुरू हो गई। जितने भी टोटल हमारे रिकवर हुए हैं और जितने में एक्चुअल लगे हैं, उनमें जो भी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। और ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ये कुछ भी नहीं है, ये आपने जब रिकंसिलेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कॉस्टिंग में और पीएनएल में फ़र्क आ जाता है। कॉस्टिंग में क्या आता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, और पीएनएल में क्या आता है, एक्चुअल ओवरहेड्स। तो वो जो डिफरेंस था कॉस्ट शीट और पीएनएल के ओवरहेड्स में, दैट वाज ड्यू टू अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लिखते थे ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इंक्रीज इन फैक्ट्री ओवरहेड, या डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड, डिफरेंस इन ऑफिस ओवरहेड, दिस इज नथिंग बट over and under absorption, because cost sheet always shows absorbed overheads and P&L always shows actual overheads, accrued overheads, and they may be different. ये लोग different हो सकते हैं, और जब डिफरेंस आया तो अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा। फिर कैसे ट्रीट होगा, जैसे ही जो कॉस्टिंग P&L में जाएगा, इसकी हमारी एंट्री बनेगी कॉस्टिंग P&L डेबिट, राइट। मैं आपको अभी अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री दे रही हूँ कि अंडर एब्जॉर्ब होएगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग P&L में डेबिट, ये तो कॉस्टिंग P&L में चले गए। जो कैरी फॉरवर्ड है सिंपल बैलेंस सीडी होएगा, उसको कुछ नहीं करना। देन कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। मैम कंट्रोल अकाउंट क्या है, वैसे तो आगे बेटा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी, फिर भी आप समझ लीजिए ये कंट्रोल वर्ड हमारे कॉस्टिंग में सरनेम है। जैसे मेरा नाम सोनू गुप्ता, मेरे बच्चों का नाम भी गुप्ता कास्ट से ही है ना, ऑब्वियसली। तो जो मेरे बच्चे हैं उनका नाम भी आगे गुप्ता ही लगेगा। बिल्कुल वैसे ही कॉस्टिंग में हर अकाउंट का सरनेम क्या होता है, कंट्रोल, सिर्फ कॉस्टिंग P&L को छोड़ के। जैसे कि मेरे घर में सर्वेंट है, उसके नाम के आगे गुप्ता नहीं है, सो बिल्कुल वैसे ही यहाँ कॉस्टिंग P&L के ऊपर कंट्रोल वर्ड नहीं लगता है, बाकी सब अकाउंट के ऊपर कंट्रोल वर्ड लगता है। सो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, सो आई शुड से कॉस्ट ऑफ, रादर आई शुड से कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट ओनली, बिकॉज ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद की बात होती है। सो मेक इट कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट, देन वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ये अकाउंट्स आप लोग देखेंगे अपनी आंखों से जब आप लोग इन अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे। सो देन फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, राइट। दिस इज द एंट्री फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो यही चीज उल्टा हो जाएगा, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू फिनिश गुड्स। इस तरह से आपका ये सारा का सारा डल रहा है, राइट। सो ये हमारा आया, हमारी अपनी एंट्री। अब हम चलते हैं आगे और अब हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। सो आर यू विद मी? यस मैम, पक्का पक्का आप ही के साथ है मैम। चलिए एक क्वेश्चन करके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. So let's do question number 8. In a factory, the overheads of a particular department are recovered on the basis of 5 per machine hour. मतलब absorption rate दिया हुआ था ₹5 per machine hour. The total expense incurred and the actual machine hours for the department for the month of August was 80,000. मतलब टोटल एक्सपेंस इंकर्ड, जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस थे, एक्चुअल ओवरहेड्स थे, वो क्वेश्चन में कहे गए हैं अभी फॉर टाइमिंग 80,000 एंड 10,000 आवर्स रिस्पेक्टिवली। एक्चुअल मशीन आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल मशीन आवर्स आर गिवन टू बी 10,000 आवर्स, 10,000 hours. Of the amount of 80,000, 15,000 become payable due to an award of the labor code and 5,000 in respect of expense of the previous year booked in current year. हमें मालूम है इस 80,000 में से 15,000 तो कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट है,
देखो बेटा, वो हमने जो ये वाला एबनॉर्मल था और ये वाला एबनॉर्मल, ये अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ है, रीजन एबनॉर्मल है। आई रिपीट, यह अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन है, रीजन एबनॉर्मल है। यहां पर ये खर्चा एबनॉर्मल है, यहाँ पे वो ओवरहेड नहीं है। ये जो आपका कोर्ट में गया है, लेबर कोर्ट में गया है, ये खर्चा आपका नॉर्मल ओवरहेड नहीं है, दिस नॉट अ ओवरहेड, राइट, दिस इज अ एबनॉर्मल कॉस्ट, तो हम वो नहीं लेंगे। और जो लास्ट ईयर का है वो भी नहीं लेंगे, वो भी इस साल से कोई मतलब नहीं है। सो दिस कम्स आउट टू बी 60,000। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस कम्स आउट टू बी 60,000। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्वेश्चन कहता है actual production was 40,000 units, of which 30,000 units were sold. On analysis, on analyzing the reasons, it was found that 60% under absorbed overhead are due to defective planning and the rest are attributable to the normal cost increase. How would you treat the under absorbed overhead in the cost accounts? Right? तो ठीक है बेटा। सो हमारे को सबसे पहले देखिए एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है। अब मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आएगा? My absorbed overhead was rate into actual base. And what is my actual base? This is actual machine hours. Rate was 5 and actual machine hours 10,000. So absorbed overhead is 50,000. Absorbed overhead कितना है बेटा? 50,000. So what is under absorption or over absorption? See, my actual overhead, as I can see, is 60,000. My actual is 50,000. My actual overhead is 60,000. My absorbed overhead is 50,000. So what I said is under absorption. देखो absorption क्या हुआ? कम हो गया, right? Absorb हुआ 50, actual में लगा 60. So my under absorption is 10,000. What is my under absorption? Under absorption is 10,000. Right? अब हमारे को इसको, इस अंडर अब्जॉर्प्शन को, अब हमारे को अपने अकाउंट्स में इसको दिखवाना है क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो आई कैन सी दैट अंडर अब्जॉर्प्शन इज 10,000। उसमें से बताया गया कि 60% डिफेक्टिव प्लानिंग है, मतलब कि मैनेजमेंट की इल प्लानिंग है। एंड व्हाट इज 60% ऑफ 10,000? That is equal to 6,000, right? It is equal to 6,000. और क्या बोलते हैं? Actual production was 40,000 and 30,000 units were sold. अच्छा, तो हमारे पास नॉर्मल इन्फ्लेशन कितना आया जी? नॉर्मल, इन्होंने कहा नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज, दैट इज नॉर्मल इन्फ्लेशन से हमारे पास आया 4,000, राइट? वो यूनिट सोल्ड और अनसोल्ड की रेशियो में बटा। व्हाट वाज माय यूनिट सोल्ड? यूनिट सोल्ड आर गिवन टू बी 40,000, सॉरी, यूनिट्स प्रोडक्शन, units produced is given to be 40,000, units sold is given to be 30,000, that means units unsold is equal to 10,000. आपको वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कोई मेंशन नहीं है, बट हाँ प्रोड्यूस और सोल्ड दे रखे थे, तो मैंने अनसोल्ड भी निकाल लिया। मेरा सोल्ड है 30,000 का और मेरा अनसोल्ड है 10,000 का। सो मैंने इसको डिवाइड किया, दिस बिकम 3,000 एंड दिस बिकम्स 1,000। तो ये जो डिफेक्टिव प्लानिंग का है ये कहाँ जाएगा? ये डिफेक्टिव प्लानिंग का जाएगा कॉस्टिंग P&L में, जो सोल्ड यूनिट्स का है ये जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, और जो अनसोल्ड वाला है वो जाएगा हमारे फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में, राइट? सो व्हाट इज द एंट्री? द एंट्री इज costing P&L account debit
6,000. Cost of sale control account debit 3,000. Finished goods control account debit 1,000. Is it 1,000? Yes, ma'am. So, to overhead control account, is it right? Yes, ma'am. So, अगर आप कोई चीज़ नोट डाउन करें तो देख सकते हैं, मैं पार्ट बाय पार्ट दिखा रही हूँ. आपको ये बात समझ में आया था कि एबनॉर्मल खर्चा क्या है और ओवरहेड ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन क्या है. ओवरहेड ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर सपोज करें हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे इसको? एबनॉर्मल एक्सपेंस. बट अगर सपोज करो मेरा कुछ मुझे एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए थी, मेरा प्रोडक्शन अचानक कुछ बड़ा, मेरे को एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए थी, मैंने थोड़ा सा एक एडिशनल रेंट पे थोड़ी सी जगह और ले ली, only for time being for 1 month for 15 days, so that is called as, yes, that is called as क्या? Yes, this is overhead due to abnormal reason. Rent is a overhead, but उसके पीछे reason abnormal था, that is called overhead due to abnormal reason, right? So ये हो गया आपका. Next, under absorption. डन एंड द एंट्री. क्या मैम एंट्री करना ज़रूरी है? आंसर इज ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है. देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना. आप कितना एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर आपके सब चीज़ों को निकालने के? ये सारे मान लीजिए 2 नंबर का है, राइट. ये एनालिसिस आप मान लीजिए 4 नंबर का है, तो भी अगर 2 नंबर में वो एंट्री मांगता है तो कोई बुराई नहीं है, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर वर्क. Okay, now after this let's come down to the next question, and after this question number 8, now we are doing question number 9. A manufacturing company absorbs overhead into the cost of its three hours. The following production department by means of predetermined department rates per direct labor information regarding overhead incurred and overhead absorbed is obtained from the accounts of the year. Overhead incurred is given, direct labor hours is given, predetermined overhead rate is given, total absorbed overhead is given, direct labor hour, work in progress and finished goods are given. Calculate for each department the direct labor hour rate of overhead incurred. क्या बोल रहा है? एक्चुअल रेट बताओ जी. तो पहला वाला बोलता है एक्चुअल ओवरहेड रेट, राइट. वैसे हमें एक्चुअल ओवरहेड रेट की जरूरत नहीं है, हमें तो एब्जॉर्ब रेट की जरूरत है. बट क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट फॉर ईच डिपार्टमेंट द डायरेक्ट लेबर आर रेट ऑफ ओवरहेड इंकर्ड नॉट बजटेड. सो व्हाट इज माय डिपार्टमेंट्स? What is my actual overheads? My actual labor hours and the overhead rate. The departments were A, B, C. The actual overhead incurred was 10,000 and 37,800 and 22,500, and actual labor hours is 25,000 and 84,000 and 45,000. So what is my overhead rate? 10 divided by 25 is equal to 0.40. 37,800 divided by 84,000 is equal to 0.45, and this is equal to 0.50, right. This is my actual overhead rate. अब ये तो है मेरा A part. Let's talk about B part. Calculate to the extent the values of closing work in progress
closing finished goods should be incurred or increase or decrease for each department for the year in view of the corrected overhead rates. अब देखिए बेटा जी, हमारे को बोला गया कि बताइए जो अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन आएगा उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स पे कैसे बांटेंगे. सो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा देखते हैं. माई टोटल लेबर आवर्स आई नो, राइट, टोटल लेबर आवर्स आई नो. फिर मुझे वर्क इन प्रोग्रेस के लेबर आवर्स मालूम है, मुझे फिनिश गुड्स के लेबर आवर्स मालूम है. तो क्या यूनिट सोल्ड के लेबर आवर्स मिल जाएंगे? यस मैम, ऑब्वियसली मिल जाएंगे. टोटल लेबर आवर में से क्या हुआ, जितने भी आपने लेबर आवर लगाए थे या तो वो अभी बचा हुआ है काम या फिनिश गुड्स की फॉर्म में रखा हुआ है और या फिर वो बिक गया और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. सो हम पहले एक वर्किंग नोट बना रहे हैं. मेरे लेबर आर 25,000 फॉर ए, बी एंड सी. 25,000 labor hours, then 84,000 labor hours, and then 45,000 labor hours. What is the work in progress? Work in progress was 3,000 and 14,000 and 2,000. My finished goods was 7,000 and 8,000 and 4,000. Right? What is the unit sold? Unit sold is 15,000 and 84 में से 14 गया माइनस 8 गया. दिस इज 62,000 एंड दिस इज 39,000. ये हमारे यूनिट सोल्ड के लेबर आवर्स हैं. राइट, हमारे पास लेबर आवर्स पूरे आ गए हैं रेडी. अब मैंने क्या करना है, अब बेटा जी ये हमारा काम रेडी हो चुका है. अब मुझे बस अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन निकालना है. सो लेट्स प्रिपेयर अ टेबल. Okay, so department, I know absorption rate, my actual base, my absorbed overheads, my actual overheads, फिर then under या over absorption, right, under या over absorption. So यूजुअली हम देखते हैं कि ओवर अब्जॉर्प्शन को हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है. जब भी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तब करेंगे. तो चलिए जी, हमारे को डिपार्टमेंट ए बी सी, हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड रेट जो दिया हुआ था वो 0.5, 0.3, 0.4 था. वाइल माई एक्चुअल बेस वॉज 25,000, 84,000 और 45,000. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा. वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, वैसे मुझे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड नहीं देना चाहिए था उन लोगों को. मैं सिंपल मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकती हूँ, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें समझ में आ गया है. दिस इज 25,200 एंड दिस इज 18,000. आप देख रहे हैं कि क्या रेट इनटू एक्चुअल बेस इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. और एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड वाज 10,000 एंड 37,800 और 22,500.
सो यहाँ पर आया 2500 ओवर अब्जॉर्ब, राइट. दिस इज 12,600 एंड दिस इज 4,500. ये आ गए हमारे ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. सब कुछ रेडी है हमारे पास. अब मुझे इसको डिवाइड करना है, राइट. डिवीजन ऑफ अंडर ऑब्लिक ओवर अब्जॉर्ब्ड इन वेरियस स्टॉक. क्योंकि हमारे पास कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं पता, सब कुछ नॉर्मल अज्यूम किया हुआ है. These are departments. This is the under over absorption. Then you are given units sold. Then you are given work in progress. Then you are given finished goods. Okay, so this is department. This is under oblique over absorption. Then comes work in progress, finished goods and units sold. So department A, it was 2,500. अभी इसका देखिए ज़रा टोटल देखते हैं. इसमें आवर्स में हमारे टोटल आवर्स है 25,000, राइट. वर्क इन प्रोग्रेस पे 3,000, 7,000, 15,000 इनके पीछे बांटना है. सो ये कितना आएगा? 3:, कितना बटेगा बेटा ये? व्हाट इज द रेशियो? एक रेशियो कॉलम भी बना लूँ क्या? आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. चलिए मैं एक रेशियो कॉलम और बना देती हूँ. So what is the ratio? Ratio is 3:7:15. 3, 7, 15. That means 300, 700 and 1,500. B. What is my over under absorption? 12,600. 12,600 अगर हम देखें तो हमारे रेशियो क्या होगा? 14, 8 और 62. सो रेशियो वुड बी 14,000 / 8,000 / 62,000. 84,000 था टोटल. डिवाइड बाय 84,000, राइट, into 14 is equal to 2,100. This is 1,200. This is 9,300. C is 4,500. C का रेशियो क्या है जी? C का रेशियो हमारे को दिया हुआ था 2,000, 4,000 and 39,000. So this is 2,000, 4,000 and 39,000. So this is 200, 400, 3,900. Okay, so what is the total work in progress amount? Total work in progress amount is 2,000, right? What is this? This is 1,600 minus 700. Net is 900 and this is 11,700. क्या आपको एंट्री को करने को बोला? उन्होंने बोला कैलकुलेट द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस और कैलकुलेट द फिनिश गुड्स शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ कंसर्न. तो हमने क्या बोला जी? हमारे को समझ में आता है कि हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस का उसका वैल्यू 2,000 से बढ़ेगा. फिनिश गुड्स का टोटल वैल्यू देखेंगे तो 900 से बढ़ेगा और 900 से बढ़ेगा. और तीसरा यूनिट सोल्ड का 11,700 से. सो इफ आई सी द एंट्री, व्हाट इज द एंट्री? वैसे एंट्री नहीं मांगी गई है बट स्टिल करने में क्या बुराई है.
So entry would be work in progress, control account debit. आफ्टर ऑल अंडर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा था. फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 900 एंड कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट 11,700. $14,600. आप देख सकते जो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आया था वो टोटल भी 14,600 था. राइट. सो इस तरह से आपने क्या किया, जो कहा वो मांगा उन्होंने. पहले एक्चुअल ओवरहेड रेट मांगा, आउट ऑफ द ट्रैक हमने निकाल दिया. फिर हमें चिंता हो रही थी कि हमारे वो यूनिट्स वगैरह क्या रेशियो, यूनिट्स सोल्ड नहीं दे रखा था. सो हमने वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और यूनिट सोल्ड के आवर्स बेसिस पर, यूनिट्स तो हमारे पास है नहीं, हम ये मानेंगे जितने ज़्यादा आवर्स उतने ज़्यादा यूनिट्स, वो करके हमने सारा निकाला. राइट. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन निकाला. क्वेश्चन में अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड दिया हुआ था, वहीं के वहीं भी निकाल सकते थे. नहीं तो हमने प्रोसीजरल वे में सपोज अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ना दिया हो तो कैसे करना है, तो हमने अब्जॉर्ब्ड रेट इनटू एक्चुअल बेस इज इक्वल टू अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. एक्चुअल ओवरहेड से माइनस प्लस किया एंड सॉरी मतलब माइनस किया एंड यू गेट अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन. और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन को हम वेरियस स्टॉक में डालते हैं. राइट. सो विद अ सिंपल अजम्पशन कि जितने ज़्यादा लेबर आर उतने ज़्यादा यूनिट्स बन रहे हैं. यहाँ पर यूनिट्स सारे के सारे अच्छे से यूज़ हो रहे हैं. लेबर आर्स आर बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली. आर यू ओके? यस मैम. तो चलो आगे बेटा, चलो 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 काम शुरू करते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. From the following data related to the production unit, work out the absorbed, over-absorbed or the under-absorbed overhead resulting from the month of review. The unit has a strength of 20 workmen, planned for 290 working days of 8 hours each with a half an hour break. Based on the earliest trend, it was forecast that the average absenteeism of per worker would be 10 days, and in addition to the eligibility of 30 days annual leaves. Annual leave 30 दिन के बाद भी 10 दिन लोग छुट्टियों पर रहेंगे. The budgeted overhead relate to the units for the year 75,000 and the unit follows system of recovering overhead on the basis of direct labor hour. The actual overhead during the year amount to 71,200. The following details regarding actual working of the units are: the factory worked 3 extra days to meet the production targets, but one additional paid salary he has to be declared. One additional paid holiday, has to be declared. There are severe breakdowns of a major equipment leading to a loss of 350 man hours. Total overtime, in addition to the 3 hours extra announced, amounted to 680 man hours. And the actual average absenteeism per worker is 12. Okay, so what is there? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम? क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. सो सबसे पहले मैंने बजटेड लेबर आवर निकालने का काम शुरू किया. सबसे पहले आता है बेटा जी डेज. 290 वर्किंग डेज थे बजटेड. दिस इज माय बजटेड डेज. राइट. बजटेड डेज 290 में से 30 दिन एनुअल लीव, 10 दिन और छुट्टी हुई, दैट मीन्स 250 डेज. हाउ मेनी डेज? 250 डेज. और व्हाट इज द आवर्स पर डे? उन्होंने कहा 8 आवर्स ही, विच आधा घंटा लंच टाइम था. आपको क्वेश्चन बताया गया था 8 आवर्स ईच विद हाफ एन आवर ब्रेक, दैट मीन्स 7.5 आवर्स.
So what is budgeted labor hour? There are 20 men working for 250 days of 7.5 each. 20 men 250 days into 7.5 hours each is 37,500. This is budgeted labor hour. क्या है बेटा ये? This is budgeted labor hour. What is my budgeted overheads? What is my budgeted overheads? Budgeted overhead was given to be 75,000. So what is my budgeted absorption rate? Like this is my absorption rate, that is 75,000 divided by 37,500. This is 2 per labor hour. ये हमारा काम हो गया है. अब उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे? दिस इज माई एब्जॉर्प्शन रेट. व्हाट इज माई एक्चुअल लेबर आवर्स? एक्चुअल लेबर आवर्स में कैसे निकालेंगे? मैन के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं मैम. दैट मीन्स 20 मैन. अब नाउ हाउ मेनी डेज? 290 में 30 दिन की छुट्टी लीव तो है ही है, 12 दिन की छुट्टी वो और मार रहे हैं, राइट? इसके अलावा उन्होंने एक दिन और एक्स्ट्रा काम किया. लीव 12 दिन की है जी, और उन्होंने क्या किया? एक एक्स्ट्रा दिन काम किया, नहीं सॉरी, एक दिन का 3 एक्स्ट्रा डेज काम किया बट 1 एडिशनल पेड हॉलीडे. 3 एक्स्ट्रा दिन काम किया बट एक छुट्टी थी बीच में और 1 पेड हॉलीडे. सो what is my days? Days is again 250, and how many hours each? The number of hours they are talking about is the same, that is 7.5. So what is the amount? It's 20 into 250 into 7.5 is 37,500. एक्चुअल लेबर आवर भी कितना आया बेटा मेरे पास? 37,500 का आ रहा था. ये हमारे थे एक्चुअल डेज, राइट? 37,500. बट इसमें हमने कुछ ओवर टाइम भी काम किया है. कितना काम किया है ओवर टाइम का? क्वेश्चन बताया द टोटल ओवर टाइम in addition to the 3 days extra work amounted to 680 hours. The 680 hours का ओवर टाइम भी है, राइट? और इसके अलावा कुछ ब्रेक डाउन टाइम भी था, उन्होंने बताया था कुछ ब्रेक डाउन हो गया है. क्या ब्रेक डाउन हुआ है? अ ब्रेक डाउन ऑफ द मेजर इक्विपमेंट लीडिंग टू अ लॉस ऑफ 350 मैन आवर्स. 350 मैन आवर्स के ऊपर लॉस हुआ. सो व्हाट इज माय एक्चुअल मैन आवर्स? 37830. क्या है बेटा ये? दिस इज एक्चुअल मैन आवर्स, राइट? ये हमारा एक्चुअल मैन आवर्स आया. अब देखिए हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आएगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन रेट into actual base. What is my absorption rate? My absorption rate is 2 per hour. My actual base is 37830. So my absorption rate is कितना? 75660. While my actual overheads given in this question was 71,200. सो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है कि कम है? एब्जॉर्प्शन मैम ज़्यादा दिख रहा है एक्चुअल से. सो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है
और ओवरहेड कम है। सो द अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन इज 4460। और ये अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कहाँ जाना है, ये बेसिकली और कुछ नहीं बताया हुआ। दैट मीन्स ओवर एब्जॉर्प्शन इज 4460। ओवर एब्जॉर्प्शन को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। गेटिंग ओके। जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने बहुत ध्यान से पढ़ के कर लिया। फिर से अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। सो पहले हमें क्या दिया हुआ था, बस्टेड डेज, बस्टेड आवर्स, बस्टेड मैन आवर्स, ओवरहेड डिवाइडेड बेस इक्वल टू रेट, राइट। फिर क्या हुआ, एक्चुअल लेबर रेट से हमने एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में इस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आने के बाद एक्चुअल से कंपेयर किया जाएगा, देखते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है, राइट। यस मैम, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं पिछली क्लास वाला क्वेश्चन नंबर 11 उठा लूं, लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 11। एक बार सब बच्चे 2 सेकंड का पॉज करिए और सब देख के बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 11 याद है, ब्लैंकेट रेट वाला, डिपार्टमेंट रेट वाला। अगर हाँ तो प्लीज खोल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो लो बच्चों, आ गए हम अपने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन पर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, अब लास्ट पार्ट हमारा छूटा हुआ था पिछली क्लास का, मैं आ गई हूं, आ गई, यस। तो चलो, वैसे मेरी बस्ती नहीं है, राइट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी बस्ती है, गुड, ओके। फोर्थ पार्ट कहता था, कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज एंड अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड बेस्ड ऑन द कंपनीज करंट पॉलिसी एंड द मेथड रिकमेंडेड बाय यू। बोले उनके हिसाब से और आपके हिसाब से कितना कितना अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन आना चाहिए। देखो हमारा मेथड ज़्यादा अच्छा था, है ना, तो हमारा अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम आएगा, उसका पक्का ज़्यादा आएगा, क्योंकि उससे तो ब्लैंकेट रेट यूज़ कर रखा था, वो तो नालायक था, हम अच्छे थे, तो हमारा तो अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन, अंडर या ओवर ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम आना चाहिए। सो लेट्स प्रिपेयर अ टेबल, जो पिछली क्लास में हमने किया था, मैंने एक पेज छुड़वाया था ना, याद है ना। आ जाओ। सो पॉलिसी क्या थी, टेबुलर बना रही, बार बार लिखना तो मेरे बस की नहीं है, राइट। जब भी बार बार एक ही चीज को लिखना तो बेटर है टेबल बना लेना चाहिए। सो पॉलिसी, एब्जॉर्प्शन रेट, राइट, एक्चुअल बेस जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, देन एक्चुअल ओवरहेड्स अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। Okay, so what is my current policy? The current policy was blanket rate. What was the absorbed overheads? Policy के accordingly हमारा absorbed overhead था 102% of wages, right? So this is 102% of wages. Now, what was the actual wages for all the departments? 96,000 plus 2,70,000 plus 90,000 is equal to 96,000 plus 2,70,000 plus 90,000. This is 456. What is the absorbed overheads? My absorbed overhead would be 102% of 456.
465,120. ओके, 4,56,000 का 102%, 465,120. What is actual overheads? My actual factory overhead was 424 plus 90 plus 60 is equal to, this is 5,74,000. So एब्जॉर्ब ज्यादा कि एक्चुअल ज्यादा? एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल ज्यादा है. सो 5,74,000 माइनस 465,120, ये आया जी मेरे पास 108,880. और वो भी क्या है? एब्जॉर्ब्ड कम है, दैट मीन्स अंडर एब्जॉर्प्शन. ये तो हुआ इनका करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, राइट? अब हमारी रिकमेंडेशंस आती हैं. दिस इज आवर रिकमेंडेशन. और हमारी रिकमेंडेशन में क्या हुआ था? हमारी रिकमेंडेशन में हमने डिपार्टमेंट वाइज काम किया था. सो व्हाट वाज द डिपार्टमेंट वाइज वर्क? पहला डिपार्टमेंट था हमारा मशीनिंग. यहां हमारा रेट जो निकाला था हमने 4.5 पर मशीन आवर्स. व्हाट इज माय एक्चुअल मशीन आवर? द एक्चुअल मशीन आवर्स is 96,000. So 4.5 into 96,000 absorbed overhead comes out to be 96,000 into 4.5. It is 4,32,000. While actual overhead is 424. So it becomes 8,000. वो भी क्या? Over absorb. क्या है? Absorb ज्यादा है. दूसरा डिपार्टमेंट आया था हमारा असेंबली डिपार्टमेंट. हमारा रेट था 1 रुपी पर लेबर आवर्स. दिस इज ₹1 पर लेबर आवर. व्हाट इज माय लेबर आवर्स? माय लेबर आवर, actual labor hour is given to be 90,000. So 1 into 90,000 is equal to 90. What is my actual overhead? 90. So over absorption, under absorption 0. Because accurate tha. Next, packing. ₹1 per labor hour. This is how many labor hours were there? Labor hour 60. Actual labor hours were 60,000. So 1 into 60,000 is equal to 60,000. My actual overhead was 60. Again over under absorption 0 है भाई. देखो जी पूरा का पूरा 0 हो गया. एंड अब देखो मेरे पास टोटल मिलाकर से वो ओवर अब्जॉर्प्शन 8,000 आया था. उनके हिसाब से तो 1,08,880 का अंडर अब्जॉर्प्शन था, मतलब नुकसान था. हम तो फिर भी चलो वेरिएशन से एक ही डिपार्टमेंट में आया, वो भी थोड़ा सा, वो भी 8,000 का, और वो भी ओवर अब्जॉर्प्शन, मतलब फायदा ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है. सो दिस इज माय नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड नाउ, राइट? दिस इज द पॉलिसी जो कि उनका था. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन. राइट? करंट रेट जो उन्होंने यूज कर रहे थे ब्लैंकेट, वो हमने निकाला. उनके हिसाब से ऑब्वियसली हम बेटर हैं, हमारी रिकमेंडेशन ऑब्वियसली अच्छी होनी है. ओ ये तो होनी है, सॉरी. सो रिकमेंडेशन के हिसाब से मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग 8,000. हमारे सबके अपने अपने रेट्स आ गए, सबके अपने अपने टोटल आ गए. हमने सारा स्प्रेड कर लिया. आ गया जी हमारा ओवर अब्जॉर्प्शन.
अब वो पूछ रहे हैं बताओ जी कि आपका वाला मेथड अच्छा कि हमारा वाला मेथड अच्छा। ऑब्वियसली हमारा वाला अच्छा है। सो दिस प्रूव्स दैट डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रिकवरी रेट्स या एब्जॉर्प्शन rates as recommended by us are better than the blanket rates। इससे हमें पता चलता है डिपार्टमेंट वाइज क्या एस्पेक्ट पे काम करना ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है एंड यू आर टेंशन फ्री। तो चलो अपन चलते हैं अब अपनी क्लास से वापस, और हमने अपनी क्लास में आज एक और क्वेश्चन करना है। उसके बाद आज थोड़ी सी क्लास हल्की सी लंबी चल रही है, कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो वी कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। एक मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स मिसिंग हैं, आपको ढूंढ के बताना है कि इनकी क्या मिसिंग फिगर्स हैं। सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए बी सी एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट इन इट्स फैक्ट्री। A predetermined overhead absorption rate is established for each of the production department on the basis of machine hours of the normal capacity. The overhead of each production department comprise of directly allocated expense and a share of overhead to the service department। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़िए। वो बोलते 3 डिपार्टमेंट एबीसी। A predetermined overhead recovery absorption rate is established for each department। Okay, department's overhead rate है based on machine hours at normal capacity। Okay. The overheads of each production department comprise of directly allocated expense and a share of overhead to the service department, apportioned in the ratio 3:5 to department A, B, C respectively. All overheads are classified as fixed। क्या है ये सारे? फिक्स्ड ओवरहेड्स है। तो चलिए अपन ये जो टेबल दिया हुआ है इसी को रेप्लिका बना ले और इनकी कैलकुलेशंस करते चलेंगे। ए बी सी। सबसे पहले मुझे बजटेड एलोकेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने खर्चे दे रखे हैं। 143,220, 125,180, 213,700, ये तो दिया हुआ है। अब मुझे दिया हुआ है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा। सो सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस या सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड जो अपोर्शन थे वो 3:2:5 के रेशियो में थे। ओके, उसमें से हमारे को ये 66,300 की फिगर गिवन है, बाकी दोनों गिवन नहीं है। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। मैं बोलूँगी अगर 66,300 इज 5, क्या रेशियो था हमारा? 3:5। ये जो है ये वाला 5 वाला जो है ये बनेगा। तो मैं बोलूँगी अगर ये 5 है तो 3 कितना और 2 कितना, राइट। सो हमने क्या किया, हमने कहा अगर 66,300 5 है तो बताओ 3 कितना और बताओ 2 कितना। दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 1 एंड दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर, लेट मी नंबर इट, या ABCD लिख लेते हैं। दिस इज A एंड दिस इज B। सो 66,300 is 5, then what is 3? This is 39780, and what is 2? This is 26520। ओके, आ गया। तो चलिए जी, हमने यहाँ डाला, दिस इज 39780 and this is 26520,
and so I got my total overheads, right? कितना? 151,700. This is 1,83,000. This is 2,80,000. राइट? तो ये आ गया हमारे पास हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा टोटल। अब आगे क्या कह रखा है? दे रखा नॉर्मल मशीन कैपेसिटी इन आवर्स। सो इसका मतलब हमारे पास अब मशीन आवर्स गिवन है, बट मशीन आवर्स सबके गिवन नहीं है, सिर्फ एक मालूम है 15,000, बाकी नहीं मालूम, बाकी मैंने ब्लैंक छोड़े हैं अभी। देन प्रीडिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट, I know absorption rate is given only here 8.2. मुझे ये बात अच्छे से मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये आपके पास बजटेड ओवरहेड्स थे, बजटेड था ही। नॉर्मल मशीन आवर्स मतलब दिस इज द बजटेड मशीन आवर्स। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय नॉर्मल मशीन आवर्स या बजटेड मशीन आवर्स, एक ही चीज होती है नॉर्मल और बजटेड। सो दैट मीन्स आई कैन फाइंड C. So this is my अभी तक हमने क्या निकाला? दिस इज A, दिस इज B। अब मैं C निकालने जा रही हूँ। 1,83,000 डिवाइड बाय 15,000 इज इक्वल टू हमारा रेट निकलाएगा। यस मैम। सो 1,83,000 डिवाइड बाय 15,000 is equal to 183 divided by 15,000 is equal to 12.20। कितना बेटा? 12.20। सो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है यहाँ पर 12.20। ओके, व्हाट अबाउट मशीन आवर रेट? लेट्स सी। मशीन आवर्स will be 151,700 divide by 8.2. 151,700 divide by 8.2. 151,700 divide by 8.2 is 18,500। तो लो जी, हमारे पास ये भी निकल आया 18,500। दिस इज माई C वर्किंग नोट एंड दिस इज माई D वर्किंग नोट। ओके, मतलब कि इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया। सिंपल है, सब डिविजन की उसमें चल रही है, राइट। अब क्या होगा मैम? नेक्स्ट देखते हैं, बट ये वाला जो कॉलम है तो बिल्कुल ही खाली है अभी। कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ निकलेगा, देखते हैं क्या होता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है? लेट्स मूव फर्दर। मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट है, वो हमने डाल दिया था। अब एक्चुअल machine hours are given 19,050 and 19,520। ये एक्चुअल मशीन आवर्स है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक्चुअल मशीन आवर आ गए तो इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी निकलाएंगे। व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्प्शन रेट इनटू actual machine hours. What is absorbed overheads? Absorption rate into machine hour rate into actual machine hours is equal to absorbed overheads. तो absorbed overhead इसका तो निकल आया, this is 8.2 into 19,050, it is equal to 8.2 into 19050
दिस इज इक्वल टू 156210। जो जो मिलता जा रहा है मैं उसके ऊपर काम करती जा रही हूं। मैंने सबसे पहले अपने अपने क्या निकाले, बजटेड ओवरहेड निकाल लिए, राइट। बजटेड ओवरहेड, ये हमारे बजटेड ओवरहेड्स रेडी हो गए थे। आई होप यू आर ऑल्सो रेडी विद दैट। दिस इज माई बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड को बजटेड बेस से डिवाइड करेंगे तो अब्जॉर्प्शन रेट आता है। यस मैम, जितना निकल सका मैंने निकाल दिया। उसके बाद इस एब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें और क्या कह रखा है, हमें दे रखा है ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड भी होना जरूरी है। और वो मुझे दे रखा है 3660 ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन, 6720 ब्रैकेट। ओके, सो ये हमारे पास एक्चुअल हुआ। अब एक बात समझिएगा, कुछ नहीं कह रखा है। सिंस द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, सिंस द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड ओवरहेड से हमारे पास रेंट अब सपोज 6000 पर मंथ है, तो अगर एक्चुअल में भी होगा तो हम क्या मानेंगे, कुछ ना कह रखा तो हम यही मानेंगे कि जो हमने फिक्स्ड ओवरहेड सोचा था वही रहा होगा। इसको मैंने बजटेड के इक्वल मान लिया। वाई? बिकॉज इट इज फिक्स्ड, राइट। दिस इज फिक्स्ड खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड है, तो इट कुछ ना कह रखा हो तो ऑब्वियसली सेम होगा। सो मेरे पास बजटेड ओवरहेड तो मेरे को मालूम थे, मेरे कितने आए थे। दिस वाज 1,83,000, 151,700 एंड 2,80,000। अगर ये आ गया, नाउ आई कैन जंप एंड आई कैन फाइंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सो व्हाट इज माय एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, या ओवर एब्जॉर्प्शन है। सो माय एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज 1,86,660। मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या हुआ, 1,86,660। कैसे निकाला आपने? दिस इज ई। व्हाट इज ई? ई इज 1,83,000 का जो खर्चा था प्लस 3660, ये आ गया हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब मेरा एब्जॉर्प्शन रेट मालूम है, अब ये भी निकल सकता है ना बीच का। कैसे? क्योंकि मुझे मालूम है कि एब्जॉर्प्शन रेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आता था। मतलब कि आई कैन नाउ फाइंड आउट, क्या मैंने कहा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड रेट is equal to overheads divide by base. Sorry. Absorbed overheads, not rate. Absorbed overhead क्या था? Absorbed overhead was rate into actual base. Rate into actual base. What was the rate here? The rate was 12.2. This was 186,660 and this is 12.2. तो बताइए एक्चुअल बेस कितना आएगा? सो एक्चुअल बेस इज इक्वल टू 1,86,660 डिवाइड बाय 12.2, 186,660, 186,660 divided by 12.2. This comes out to be 15,300 and that is my actual base. Right? So this is F and it is coming out to 15,300. ये मेरा आ गया F. अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपना ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन निकलेगा। ये तो बड़ा आसान है जी। सो हमने क्या किया, दिस इज 156,210 माइनस 151,700, डिफरेंस आ रहा है 4,510। एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है तो ये भी ओवर एब्जॉर्प्शन आया। सो दिस इज जी। व्हाट इज जी? जी इज, जो सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, कितना था? 156,210 माइनस 151,700, इट इज इक्वल टू 4,510 ओवर एब्जॉर्प्शन। ओके, डन।
राइट अब ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है तो बिल्कुल ही ब्लैंक है। चलो उल्टा चलना शुरू करते हैं। सो दिस बिकम्स 286720। ऐसे में हमने किया ओवर ऑब्जॉर्प्शन, इसका मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ऐड कर दिया। एक्चुअल आर मालूम है, रेट नहीं मालूम, तो रेट कैसे निकलेगा? अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं तो रेट निकलाएगा। सो 286720 डिवाइड बाय 19520 कम्स आउट टू बी 14.688। अरे मैं 14.7 ले लेती हूँ। दिस इज एब्जॉर्प्शन रेट। और एब्जॉर्प्शन रेट निकलता कैसे? बस्टेड ओवरहेड डिवाइड बाय बस्टेड मशीन आर। सो 2,80,000 डिवाइड बाय 14.7 दिस इज इक्वल टू 4748 कुछ भी ले लिए। सो इस तरह से हमने अपना पूरा कॉलम फिलअप कर दिया। कैसे किया दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने 2,80,000 में ओवर अब्जॉर्प्शन ऐड किया, दिस बिकम 286720। उसके बाद हमने क्या किया, इस 286720 को हमने डिवाइड किया। आपके क्या चीज दी हुई थी हमारे को? आर्स मालूम थे 19,520, तो 19,520 से डिवाइड करके हमने 14.7 निकाला। और फिर थर्ड हमने ओवरहेड निकालने के लिए क्या किया था, 2,80,000 को 14.7 से डिवाइड करा and this become 19048, right? So I can simply say how have we calculated these figures? Very simple. H, this is H and this is I and this is J, right? So ऐसा करके हम लोगों ने अपना पूरा चार्ट कंप्लीट कर दिया। बेस क्या चल रहा है? बहुत सिंपल है। हमारे पास एलोकेटेड ओवर दिए हुए थे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों का एक दिया हुआ था, बाकी रेशो बता रखा था। रेशो से हमने बाकी सब निकाल लिए, बजटेड ओवरहेड आ गया। डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स इज इक्वल टू रेट। सो उसमें हमारे को जो जो चीज दी हुई थी वो हमने डाल दी, कुछ निकाला, कुछ छोड़ दिया। फिर हमने कहा ये जो एब्जॉर्प्शन रेट आया इनटू एक्चुअल बेस इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो वो हमने ले लिया। जितना जितना निकल सका निकालते गए, बाकी ऊपर नीचे हम लोग जैसे जैसे मिसिंग फिगर्स निकाल रहे हैं। और मुझे मालूम है सिंस एक्चुअल ओवरहेड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने माना सिंस ये कह रखा था ऊपर लाइन में दैट द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, तो इट इज आवर अजम्पशन दैट द फिक्स्ड ओवरहेड्स रिमेन सेम, चाहे वो कोई भी कैपेसिटी हो वो सेम रहा। इसलिए हमने एक्चुअल और फिक्स्ड को, बजट को सेम मान लिया और अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन आ गया। तो हमने नीचे एक नोट डालना है, देखिए नोट, सिंस actual overheads are not given but it is specified that the overheads are fixed, so budgeted overheads is equal to actual overheads. So budgeted overheads actual overheads equal होते मान लिए गए, actual overhead था ही नहीं, and so hence we solve the question. So आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। This is the first half of the table. Okay, this is the first half of the table. पहले इतना नोट डाउन करिए, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। फिर सेकेंड हाफ, ओके। अगर अपने किसी को भी किसी इस पॉइंट पर कंफ्यूजन हो रही है तो अपने हाथ से सॉल्व करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है,
आप इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसलिए हो सकता है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी टूट रही हो बीच में। तो बट डोंट वरी, डू इट बाय योर हैंड एंड यू विल बी इजीली सॉल्विंग इट। ओके, क्रक्स पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। दीज आर द वेरियस वर्किंग नोट्स। Pause and play, and then this is my next working note. Okay, and this is my next working note. Right, this is the note and this is the working notes. All done, set, right, it is it right? We are ready to set go. हमारा ओवरहेड का वो पोर्शन जो कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे चल रहा था वो अब खत्म होता है। ओवरहेड के चैप्टर में बस अब एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ, दैट इज कॉल्ड इज मशीनर रेट। वो हमें करना है नेक्स्ट क्लास में। बट तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से इत्मीनान से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा आज का वीडियो हल्का सा लगे, लास्ट में आके मैम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अपने हाथ से करिएगा। हाथ से करते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। सो बेटा, विद दिस आज की क्लास में होमवर्क के बगैर कैसे छोड़ेंगे? अरे अरे अरे, भूल गए। होमवर्क तो देना है मैम, कभी तो भूल जाया करो, होमवर्क कर देना। बेटा कैसे भूलूं? होमवर्क कोई भूलने की चीज ही नहीं है ना। सो what I want you to do is, okay, so do your question number 46, 47 and 48. Right? And you can try 49 and try out question number 53 and 50. Okay, 4. That's it. Right? So ये आपका होमवर्क है जी, डन। आपने अच्छे से करके रखना है, रिवीजन करिएगा, फिर होमवर्क करिएगा। बिना क्लास रिवाइज करे होमवर्क नहीं करना है। एंड आई होप आप नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।